क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है। बांदा और मुरपा गांव में हुई अलग अलग घटनाओं ने 3 लोगों की जान ले ली, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बांदा गांव में सुबह करीब 4 बजे शौच के लिए गए ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 मजदूर पर हाथियों ने हमला कर दिया। हाथी ने पटक पटक कर धीरज भुइया और जुगल भुइया को मार डाला है। धीरज पतरातू के तालाटाट का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि जुगल की बात कर ले तो जुगल मांडू के कूजू का रहने वाला है। वहीं मोरपा गांव में महुआ चुनने के लिए 80 साल के रामदेव साव को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 12 हाथियों का ये झुंड बोकारो से रामगढ़ में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल रजरप्पा के गंधोनिया जंगल में मौजूद है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और हालात पर नजर रखी हुई है, लेकिन ग्रामीणों में भय का माहौल अभी भी बना हुआ है। कहाँ पहुंचे? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाहर से जो मजदूर आए थे ईटा बनाने के लिए, वहाँ पर भी 2 मजदूरों को कुचल कर मार दिया और हाथी जंगल की ओर चल गया। यहाँ पर का फॉरेस्ट का भी लापरवाही है। उन लोग हाथी भगाने का काम सही समय पर नहीं करते हैं। हम लोग 3:30 बजे बाथरूम गए थे, धूप का मौसम है। 4 बजे तक बाथरूम करके आराम से ईटा उटा बना काफी कर लेंगे। उसी समय में साइड से आया, हमला कर दिया दोनों। यहाँ पर रात में हाथी द्वारा 2 आदमियों को यहाँ पर मारा गया और 1 आदमी को मुरपा में मुरपा वाला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर पोस्टमार्टम भेजने की प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद इन लोगों को कुछ अभी अग्रिम मुआवजा राशि दिया जाएगा इनके परिजनों को। उसके बाद जो सरकार का जो ये है 4 लाख, वो 4 लाख इन परिवारों को मिला जाएगा। तो देखिए, अब जंगली हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली है। गंधोनिया के पास हाथियों ने लोगों को मार डाला है और हाथियों के आतंक से अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है ग्रामीणों में। ग्रामीण लगातार वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, हाथी अगर आए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, वो एक एक करके आपको बताते हैं। सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, हाथियों के पास नहीं जाएं और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगाने से बचें। हाथी खुद को खतरे में महसूस करता है तो हमला कर सकता है, इसलिए जब हाथी आपको दिखे तो वहां से आप काफी दूरी बनाकर रखें। शोर या उकसाने से बचें। पटाखे, पत्थर या तेज शोर से हाथियों को उकसाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे वो और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। तीसरी जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगर हाथी गांव में आ जाए तो तुरंत घर या किसी मजबूत इमारत में चले जाएं और खुले में बिल्कुल भी खड़े ना रहें। हाथी के नजर से आप दूर चले जाएं। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। बच्चों और बुजुर्गों को तुरंत घर के अंदर सुरक्षित जगह पर ले जाएं। जब हाथी आपको नजर आए तो वन विभाग को तुरंत इस बात की सूचना दें और ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें ताकि रेस्क्यू या कंट्रोल टीम वहां पर आपकी मदद के लिए पहुंच सके। रात में अकेले बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जिन इलाकों में हाथियों की आवाजाही होती है वहां रात में खेत या फिर जंगल की ओर अकेले बिल्कुल भी ना जाएं। रास्ता खाली छोड़ दें। अगर हाथी सड़क या गांव के रास्ते से गुजर रहा हो तो उन्हें जाने का रास्ता दें और उनके सामने बिल्कुल ना आए। इन कुछ आप सावधानियां बरत सकते हैं क्योंकि हाथी का आक्रामक रूप लगातार झारखंड में देखने को मिल रहा है। लोगों की जान जा रही है और इसीलिए कुछ सावधानियां हैं जो आम लोगों को भी बरतनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश से सीधे अपडेट लेते हैं। रुपेश, कब ये हादसा हुआ, कब हाथियों ने, माफ कीजिएगा, जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, कब ये हादसा हुआ, कितने बजे हाथियों ने लोगों पर हमला किया है और फिलहाल वन विभाग की टीम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, ये जो मामला है सुबह 3 से 4 बजे के मुफा में 80 वर्षीय बुजुर्ग की कुचल के तब मार डाला जब वे महुआ चुनने के लिए जंगलों में गए थे। उसके बाद यह झुंड बगल के ही बंदा गांव पहुंचा जहां पर ईंट भट्टा के 2 मजदूर शौच के लिए गए हुए थे और इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल कर मार डाला, जबकि एक अन्य मजदूर जो है किसी तरह से वहां से भाग निकला। इसमें मृतकों में धीरज भुइया, जुगल भुइया ईंट भट्टा में काम करते थे। एक
मांडू के कुज्जू के रहने वाले थे, जबकि दूसरा पतरातू के तालाताड़ का निवासी थे। आपको बता दें कि वन विभाग मौके पर पहुंच गई है, मुआवजा दिया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा जा रहा है। बताया गया कि ये इस झुंड में 12 हाथी हैं जो बोकारो जिला से रामगढ़ जिला में प्रवेश किए थे देर रात्रि को, और ये 3 से 4 बजे के बीच इस घटना को हाथियों के झुंड ने अंजाम जावेद, दिया। क्या वन विभाग को जब इस बात की जानकारी दी गई, वन विभाग की तरफ से क्या किसी हाथी का रेस्क्यू अब तक किया गया है? नहीं, अभी हाथी रजरप्पा के गंधोनिया जंगल में है और वन विभाग की किबाटी टीम भी मौके पर पहुंच रही है। हाथियों को लगातार वन विभाग भगा रही है, लेकिन अस्थायी तौर से हाथी जो है रामगढ़ और बोकारो जिला के क्षेत्र में ही घूम घूम कर आना जाना कर रहे हैं। अस्थायी तौर से इन्हें किसी बड़े वन क्षेत्र में नहीं भेजा जा रहा, आबादी की ओर आ जा रहे हैं, क्योंकि कई खदानें खुल चुकी हैं इस क्षेत्र में। कई जो NH की सड़कें हैं, 4 लेन सड़क बन रही है, तो इनका जो कॉरिडोर होता है वो कॉरिडोर इनका उससे आवाजाही जो करते थे उस पे रास्ता बंद हो गया है। तो इसके कारण हाथियों का झुंड जो है भटक करके आबादी की ओर आ रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए जावेद, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के मेमको मोड़ स्थित लक्ष्मी मार्बल सेंटर में अचानक से आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय दुकान बंद थी। आपको जानकारी दे दें कि तभी स्थानीय लोगों ने काले धुएं का गुब्बार उठता देखा और तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने दमकल विभाग की टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। बताया ये भी जा रहा है कि आग दुकान के पिछले हिस्से तक फैल चुकी थी और अंदर पूरा हिस्सा धुएं में भरा हुआ था। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस पर आपको दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद, काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका और इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जलकर के लाखों रुपए की संपत्ति खाक हो चुकी है। मेमको मोड़ बरवड्डा में आपका लक्ष्मी मार्बल टाइल्स का दुकान है, जिसमें आग लग गया है और तकरीबन अभी से 2.5 घंटा पहले आग लगा हुआ है। लेकिन ये आग लगने के कारण अभी तक आग बुझी नहीं है और यहाँ पर 3 गाड़ी आ चुकी है फायरिंग वाला आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर आग बुझा नहीं पाया है। इसके अंदर में बहुत सारे पब्लिक हैं जो लगे हुए हैं, काम हो रहा है। चलिए अब आपको पलामू से इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां मेदिनीनगर बस स्टैंड पर गोलीबारी हुई है। राजा साहेब बस के ऑफिस में गोलीबारी की गई है। स्टैंड पर समीर खलीफा को गोली मारी गई और बस स्टैंड पर 4 राउंड फायरिंग की खबर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पलामू से, जहां मेदिनीनगर बस स्टैंड पर गोलीबारी हुई है। राजा साहेब बस के ऑफिस में ये गोलीबारी की गई। स्टैंड पर समीर खलीफा को गोली मारी गई है। बस स्टैंड पर 4 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई। और गिरिडीह के जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के पथराटार गांव के पास की बताई जा रही है, जहां बालू लदे एक अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बिहार के जमुई जिले के मिट्टू राय की मौत हो गई है। वहीं उनके साथ बाइक पर सवार संतोष राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां गिरिडीह से खबर आ रही है। सड़क हादसा हुआ है जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर। यह हादसा हुआ जहां बिहार के जमुई के रहने वाले थे मिट्टू राय, जिनकी मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। आगे आगे जा रहे थे, पीछे बालू ट्रैक्टर लोड था। वो बालू ट्रैक्टर ने पीछे से इनको ठोका गया। ये अपने आप एक्सीडेंटल नहीं है, ये कुछ न कुछ तो साजिश है इसमें, क्योंकि आगे से मारना, पीछे से ट्रैक्टर जाकर के मारा है। आगे से मारता तो मानते हैं कि बाइक वाले से वो दोस्त था, लेकिन ये बाइक वाले का दोस्त है नहीं, ये तो पीछे से ठोका गया। तो इस पर प्रशासन निर्णय लिया जाए, इसका हमको जाँच पड़ताल चाहिए। और हम प्रशासन से क्या कहें, सरकार से। तो ये खबर अब चाईबासा से आपको बताते हैं, जहां टोंटो थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में मुर्गे को लेकर के मामले विवाद ने खूनी रूप ले लिया है। विवाद के दौरान भतीजे ने अन्य 4 लोगों के साथ मिलकर के अपने चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर चाईबासा से बताएं, जहां टोंटो थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में
मुर्गे को लेकर के मामले से विवाद हुआ और इस मामले से विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवाद के दौरान भतीजे ने अन्य 4 लोगों के साथ मिलकर के अपने चाचा पर ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे कि उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है, कुल्हाड़ी से मार दिया। कुल्हाड़ी से मार दिया। क्या चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? वो मुर्गी के लिए। मुर्गी के लिए? तो जिस समय मुर्गी के लिए झगड़ा हुआ तो उसी समय में ये हुआ कि बाद में हुआ? बाद में हुआ है। उसी जगह में ख़त्म हो गया था कि फिर उसको लेके आए आप लोग? उसी जगह में ख़त्म नहीं हुआ। इसी बीच देखिए बड़ी खबर राज्य से आपको बताया, जहां तमाड़ थाना क्षेत्र में कमलेश महतो की हत्या का मामला सामने आया है और इस मामले में 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये जो मामला है वो सुलझा नहीं है। 10 मार्च को घर से ले जाने के बाद उनका शव पास के जंगल में मिला था। परिजन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान हैं और वरीय अधिकारियों से भी न्याय की लगातार गुहार लगा चुके हैं। और इस पर मानवाधिकार कार्यकर्ता राजेश सिंह ने यह कहा है कि जल्द न्याय के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तमाड़ पुलिस ने यह बताया है कि मामले में कुछ सुराग हाथ लगे हैं और पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। ना हथियार से कटा हुआ है वो। हाँ हाँ, धारदार हथियार से कटा हुआ है। बोल रही है पुलिस, क्या बोलती है? पुलिस आज 20 दिन हुआ, कोई रिपोर्टें नहीं दे रहा है। 2-3 दिन घूमे तो हमारे साथ बातें नहीं कर रहा है। नहीं कुछ नहीं पता, कोई सुनिया नहीं। कमलेश महतो का मोबाइल नंबर वहाँ थाना में गलत दिया हुआ है और कुछ कर रही भी नहीं हो रहा है। यहाँ हम गए थाना, वहाँ बोल रहा है कि खर्चा पानी लगेगा। यहाँ तो हम तो गरीब हैं, कहाँ पाके देंगे उसको। घर से बुला के लेके गया है घर से महतो। देखिए, तमाड़ में आज से 20 दिन पहले सुधीर महतो को हत्या कर दिया गया, जिससे उनके पीड़ित परिजन लोग थाना गए, FIR कराएं। FIR कराने के बाद पुलिस द्वारा FIR लिखा गया और लिखकर गलत नंबर सुधीर महतो को डाला गया, जाकि कॉल ड्रॉप नहीं हो सके और घर वाले को, पीड़िता परिवार को दबाव दिया। खबर अब आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां रेलवे साइडिंग के कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण चित्राकोल माइंस से कोयला लेकर के आने वाले डंपर साइटिंग परिसर में फंस गए हैं। डंपरों की लाइन दुमका रोड तक चली गई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। कर्मियों का यह भी कहना है कि नई ट्रांसपोर्ट कंपनी आने के बाद भी पिछले 2 महीने तक का वेतन नहीं मिला है और कर्मचारी तब तक काम पर लौटने से इनकार कर रहे हैं जब तक उनका वेतन नहीं मिलेगा। मामला यह है कि जो 2 महीना से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला, जब से नया ट्रांसपोर्टर का काम चालू हुआ है तब से मैंने हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। कितने महीने से नहीं मिला? 2 महीने से। किसका है काम? जय अम्बे ट्रांसपोर्ट और MJ माँ जगदम्बा, MJM। कहाँ का कंपनी? छत्तीसगढ़ का। एक छत्तीसगढ़ का कंपनी। छत्तीसगढ़ हम लोग को जानकारी है कि एक जय अम्बे ट्रांसपोर्ट है और एक MJM, 2 का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पेमेंट हम लोगों को पिछले 2 महीना से वेतन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग इधर हड़ताल पर। कितना कर्मचारी हैं आप लोग के यहाँ? हम लोग अभी 16 कर्मचारी। और कितने लेबर होंगे यहाँ पर जो कार्यरत थे जिनका वेतन नहीं मिला? लेबर 60 हर दिन काम करते हैं। एक दिन में 60। तो उन लोग का भी नहीं मिला? नहीं, उन लोगों को भी 2 महीना से पेमेंट। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला समेत 4 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 43 पुड़िया ब्राउन शुगर और 6,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सोनारी थाना क्षेत्र के दुमोहिना पुल के पास की ये घटना है, जहां से गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बताएं, जहां सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला के साथ साथ 4 ब्राउन शुगर तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को, जिसमें से एक महिला भी है, उसको रोका गया और विधिवत NDPS के नियमों का अनुपालन करते हुए उनकी तलाशी लेकर और जो अग्रतर कार्रवाई की गई, तो इन लोगों के पास से कुल 43 पुड़िया, जिसमें छोटे और बड़े दोनों ही साइज के हैं, जिसका फिर वजन कराने पर 5 ग्राम कुल वजन हुआ, वो बरामद हुआ। इस संबंध में उनके द्वारा ये बताया गया कि इन लोगों के द्वारा व्यावसायिक रूप से इन नशीले पदार्थों का व्यापार किया जाता है, खरीद बिक्री की जाती है
देखिए, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर के अब बड़ी तैयारी पूरी हो गई है। नई कमेटी का प्रारूप तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है, जिसमें कि संगठन को अधिक समावेशी और सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया। प्रस्तावित सूची में 50% से अधिक पद SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को देने की योजना है और इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी ठोस पहल की गई है, ताकि संगठन में संतुलन और नई ऊर्जा लाई जा सके। नई संरचना के तहत कमेटी के उपाध्यक्ष लोकसभा स्तर पर, महासचिव जिला स्तर पर और सचिव विधानसभा स्तर पर प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि नई प्रदेश कमेटी में कुल 14 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और 81 सचिव शामिल किए जाएंगे। जब केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद जल्द ही इस नई टीम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। देखिए, कमेटी तैयार है और मंजूरी का बस इंतजार किया जा रहा है और इसमें 14 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और 81 सचिव होने वाले हैं। तो झारखंड कांग्रेस कमेटी की नई सूची बनकर के तैयार है, बस मंजूरी का इंतजार है। अब केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। देखिए, दुमका सांसद नलिन सोरेन को भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह का सदस्य बनाया गया है और इसे संथाल परगना के लिए बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। इस नियुक्ति को पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए गर्व और सम्मान की बात कहा जा रहा है, जिससे कि उनके समर्थकों और क्षेत्र की जनता में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सांसद सोरेन ने इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए यह भी कहा है कि ये उनके लिए न केवल सम्मान है बल्कि एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी है, जिसे कि वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। अब आपको बताते हैं कि भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह के सदस्य का क्या काम होता है, क्यों इन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये समूह भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोनों देश के सांसद एक दूसरे से मिलते हैं, विचार साझा करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, इसके साथ ही कानून बनाने और शासन से जुड़े अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। ये समूह दोनों देशों के बीच संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के दौरे आयोजित करता है, जिससे कि आपसी समझ और भी ज्यादा बढ़ती है। व्यापार, शिक्षा, रक्षा, पर्यटन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर खोजे जाते हैं, तो इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, अब जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लगातार देरी से यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। अन्य राज्यों से आने वाली कई ट्रेनें 5 से 7 घंटे की देरी से चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि चक्रधरपुर से महज 30 मिनट की दूरी होने के बावजूद ट्रेनों को वहां से टाटानगर पहुंचने में 4 से 5 घंटे तक रोक दिया जा रहा है, ताकि मालगाड़ियों को पहले पार कराया जा सके। और इस अव्यवस्था के कारण टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों में भारी आक्रोश है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। अब इस मुद्दे को लेकर के जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। उन्होंने इस समस्या को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लेकर के जल्द समाधान की मांग की है। वो 2-2.5 साल से जिस तरह से जमशेदपुर के नज़दीक पहुंचने के बाद ट्रेनें 4 घंटा 5 घंटा लेट हो जाती हैं, तो दिल्ली से आ रही हैं, बम्बई से आ रही हैं, पटना से आ रही हैं, कलकत्ता से आ रही हैं, वो लेट हो जा रही हैं 4 घंटा 5 घंटा। एकमात्र कारण है कि पैसेंजर ट्रेन को रोक कर फिर वो मालगाड़ियों को पास देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जनता को कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, उसके समय का आप पहलू निकालिए, कम से कम मिनिमम वेज के हिसाब से ही, तो रोज कितना का नुकसान हो रहा है मैन पावर को। ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम धरना देंगे। देखिए, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग हत्याकांड को लेकर के सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग दोहराई है। आदित्य साहू ने यह भी कहा है कि बीजेपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। गिरफ्तार आरोपी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, अब झारखंड में सियासत गर्म हो चुकी है। हत्याकांड का खुलासा हुआ है
हजारीबाग हत्याकांड को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा आदित्य साहू ने कहा है। और वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का काम करते हैं। आज उस दिन कहां गए थे? जेएमएम कांग्रेस आज नीचे आम पार्टी के कार्यकर्ता क्यों उस दुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था। आज राजनीतिक करके सड़कों पर उतर करके जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, उस सड़कों पर झंडा लगा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज वाले राजगढ़ जिला के चित्रकूट थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें? झारखंड की पहचान हत्या, डकैती, दुष्कर्म के नाम से बताने का काम कर रहे हैं। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की करेंगे। तो देखिए झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 8 अप्रैल तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 4 और 5 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कि मौसम के अचानक बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। रांची और आसपास के जिले के साथ साथ कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद में घने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। इसके साथ ही दोपहर के बाद तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम में ये बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव के कारण हो रहा है। बादल और बारिश, दोपहर बाद अचानक मौसम में परिवर्तन, तेज आंधी, पानी, कुल मिलाकर राज्य भर में मौसम की ये कहानी जो है पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग का जो ताज़ा पूर्वानुमान है उसके मुताबिक 4 से 8 अप्रैल तक एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और इस दौरान आपको आंधी, तूफान, बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। कुल मिलाकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में जो नमी का असर बन रहा है उसका असर राजधानी रांची समेत राज्य भर में आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, रांची के आसपास के जो तमाम जिले हैं, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, तमाम जिलों में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 4 और 5 अप्रैल को बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर मौसम जो है अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक लगातार धूप छांव का खेल खेलेगा और ऐसे में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो समझ आइए कि दोपहर के बाद आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अचानक दोपहर के बाद आसमान में बादल छाने शुरू होंगे, तेज हवाएं चलनी शुरू होंगी और फिर आपको बारिश भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इतना ही नहीं, जो पूर्वानुमान जारी किया गया उसमें आपको कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी है, खासकर रांची आसपास के जिलों में। अगर मौसम में परिवर्तन आता है तो ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हो सकती है। कुल मिलाकर पारा जो इस दौरान है 4 से 8 अप्रैल तक, इस पारे में 3 से 4 डिग्री की गिरावट महसूस होगी, यानी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए वक्त हो चला